नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आज हम आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की सीरीज का जो है 13वां भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 12 भाग आ चुके हैं, 12 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर उन्हें आपने उन 12 पार्ट्स को नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी उन 12 पार्ट्स को देख लीजिएगा। काफ़ी सारा इंफॉर्मेटिव जो आपका डाटा है वो वहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये स्पेशल सीरीज जो है 2018-19 की है। 2018-19 में जो एग्ज़ाम लिया गया था आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, उसकी ये वीडियो सीरीज है। टोटल 23 शिफ्टों में ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया गया था। इन्हीं 23 शिफ्टों को जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसकी अगर पीडीएफ आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर, तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है आपको बिल्कुल फ्री में ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, और वहाँ से आप खुद अटेम्प्ट करके जो है अपना आकलन कर सकते हैं कितने क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। और इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती है इसके अंदर जीके जीएस का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसी वजह से जो है इस वीडियो सीरीज का महत्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो सीरीज को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐड कर लेना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में यह विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस जो है ये प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है जिसे 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च किया गया था अप्रैल 2016 में। दो 2016 में जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, ये देख लेना। जो है स्टेटमेंट्स बेस्ड जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित देशों में से किस देश में पाया जाता है? तो यूएसए में पाया जाता है। कहाँ है यूएसए? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ओल्ड फेथफुल गीजर जो है ये एक झरना है जो कि अमेरिका देश में पाया जाता है। ओल्ड फेथफुल गीजर जो है कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो ये 2240 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक है, 2240 मीटर की ऊंचाई पर अमेरिका में ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है? तो परमाणविक या फिर आणविक जो पैमाना होता है उस पर द्रव्यमान को मापने की मानक जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो वो होती है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो परमाणविक या फिर आणविक पैमाने पर द्रव्यमान की जो मापने की इकाई होती है वो होती है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में बोला गया, छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है? जो छोटे और भुगतान बैंक होते हैं उनकी स्थापना करने के लिए जो है न्यूनतम कितने रुपए की जो पूंजी होती है उसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है 100 करोड़ रुपए की। तो जो छोटे बैंक होते हैं उनकी स्थापना के लिए न्यूनतम 100 करोड़ पूंजी की जो है वो आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है भारत में? ये कहा जाता है आरबीआई को। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो ये चित्तौड़ की रानी थी पद्मिनी, और इनकी जो कहानी थी वो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। और कहानी का नाम क्या था? पद्मावत।
कब लिखी गई थी? 1540 में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। और ये जो पद्मनी रानी थी, किन की रानी थी? तो ये राणा रतन सिंह की रानी थी। राणा रतन सिंह की रानी थी। ठीक है, इतनी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सितान वासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो सितान वासन की जो गुफाएं हैं ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जैन धर्म से ये अवस्थित है, सितान वासन की जो गुफाएं हैं। और ये कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। तो ये जो सितान वासन गुफा है ये तमिलनाडु में पुदु, क्या होता है पुदुकोट्टई शहर के अंदर जो है ये अवस्थित है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। सितान वासन की जो गुफाएं हैं तमिलनाडु में अवस्थित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मूक फिल्मों के युग के रूप में जो है जाना जाता है? तो मूक फिल्मों के युग के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो 1910 से 1920 के दशक को जो है मूक फिल्मों के जो है दशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 1920 और 1910 और 1920 के दशक को जो है मूक फिल्मों के दशक के रूप में जाना जाता है। मूक फिल्में कौन सी होती हैं? जिनमें रिकॉर्डिंग वॉइस नहीं होती। जैसे कि आप नॉर्मल फिल्में देखते हैं उनमें रिकॉर्डिंग वॉइस होती है, जैसे कि हीरो बोल रहा होता है वो रिकॉर्डिंग की हुई वॉइस होती है। लेकिन जो मूक फिल्में होती है इनमें रिकॉर्डिंग वॉइस नहीं होती, या फिर ये मान लीजिएगा बिल्कुल इनके अंदर जो है आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल साइलेंट फिल्म होती है। इन्हीं को जो है मूक फिल्में बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म सिद्धांत समय के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो ये अनुच्छेद 20 हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है आत्म संघात यानी कि समय के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 20। यानी कि ये कहा गया है किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो आरोप है उसके लिए उसको समय जो है आप गवाह नहीं बना सकते, ये अनुच्छेद 20 के अंदर कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार मैं आपको सारे बता चुका हूं, पिछली रिसेंट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो कॉन्स्टिटेंटली जो है मैं आपको बताता चल रहा हूं। जो मौलिक अधिकार है वो 1235 के अंतर्गत हैं। और जो है समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में हो गया। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो गया। धार्मिक माफ कीजिएगा उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर हो गया। तो ऐसे अनुच्छेद मैंने सारे आपको लिख लिख के बताए हैं। उसके बाद जो हमारे DPSP है यानी कि देश के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमारे 36 से 51 में हो जाएंगे। 51 कै के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? 51 कै के अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। जब मौलिक कर्तव्य मूल आए थे तो सिर्फ 10 आए थे, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था। अब टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हमारे हैं। ऐसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। इन क्वेश्चनों को जो है बार बार वनडे एग्जाम पूछता है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो ये याद रखना अनुच्छेद किस तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पश्चिमी यूरोप में डागर बैंक डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है डागर बैंक जो है ये कहां पर अवस्थित है? ये हो जाएगा यूरोप में अवस्थित। किस लिए प्रसिद्ध है?
मछली पकड़ने के लिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पश्चिमी यूरोप में जो डागर बैंक है ये किसके लिए अवस्थित है, तो ये हो जाएगा मछली पकड़ने के लिए अवस्थित है। डागर बैंक पश्चिमी यूरोप में स्थित है। यह उत्तरी सागर का सबसे बड़ा रेत का टीला है। यूरोप के उत्तरी सागर में स्थित डागर बैंक वाणिज्यिक मछली पकड़ने के लिए जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है। ऑब्वियसली जिन्होंने जो है अछूतों के लिए काफ़ी काम किया था भारत के अंदर, और जो है जिन्होंने जो माइनर्स कैटेगरी होती थी उनको जो है आरक्षण दिलाया था। तो सभी के लोकप्रिय नेता जो हैं B.R. अम्बेडकर को जो है आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। B.R. अम्बेडकर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। जन्म मृत्यु, सबसे पहले जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। MP से याद रख लेना, मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 1956 में। 6 दिसंबर 1956 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी नई दिल्ली में। मरने से पहले जो है इन्होंने किस धर्म को अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कब अपनाया था, ठीक मरने से पहले 1956 में जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म को अपनाने का एक मकसद ये भी था इनका, क्योंकि ये जो हिंदू धर्म के अंदर कुरीतियाँ थी, जो छुआछूत की चीज़ें थी, उनसे जो ये काफ़ी परेशान हो गए थे। इसी वजह से जो है 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद जो है उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था। तो भारत रत्न का पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत मिला था, भारत रत्न का पुरस्कार। मरणोपरांत मिला था। कब मिला था, 1990 में मिला था। ठीक है, 1990 में इन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। और एक जो है महत्वपूर्ण घटना हुई थी जब इन्होंने आरक्षण दिलवाया था जो माइनर्स कैटेगरी थी उनको, उसके लिए जो है पूना पैक्ट हुआ था। ये पूना पैक्ट आप याद रखना। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में ये हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। तो ये हुआ था 1932 में हुआ था। सितंबर 1932 लिख लेना आप, कोई बात नहीं, डेट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सितंबर 1932 आपको याद रखना है को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो पूना की जेल यरवदा जेल में हुआ था। ये पुणे की यरवदा जेल में ये जो है पूना पैक्ट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किसी प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है। तो कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक लोकतंत्र जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वर्तमान में केंद्रीय योजना संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि कितनी है। तो ये उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड थे, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़ जो है ये राशि है। खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं आएगा भाई, यहाँ पे स्पर्धाएं। ठीक है, तो ये हेप्टाथलॉन एक गेम है। इसके अंदर कितनी जो है प्रतिस्पर्धाएं होती है, 2 दिन के अंदर 7 स्पर्धाएं होती है। तो 2 दिन के अंदर 7 स्पर्धाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 से। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है मिशन जो 11 है मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो मिशन 11 जो है ये फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है, और इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिएगा। ये जो मिशन है मिशन 11,
मिशन 11 का जो शुरुआत है ये कब हुआ था, तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आप याद रखना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2017 में। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। और जो फीफा की स्थापना है, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना। ये भारत से रिलेटेड है मिशन 11 मिलियन, और ये इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन जो फीफा है, इंटरनेशनल फुटबॉल के मैच आयोजित करवाती है, उसकी स्थापना 1904 में हुई थी। किताब उल जो हिंद है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है किताब उल हिंद की जो स्थापना है ये किसने की थी, तो ये की थी अलबरूनी के द्वारा। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी अलबरूनी के द्वारा। इनके बारे में आपको ये याद रखना है, जो अलबरूनी थी ये किसके साथ भारत में आया था, अलबरूनी, तो ये किसके साथ भारत में आया था, तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ कब आया था, तो ये आया था 11वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी में ये भारत आया था। और इसके बाद आपको एक लाइन और याद रखनी है, महमूद ये जो किताब उल रहंदा की स्थापना है अलबरूनी ने की थी, और ये गजनवी के साथ में भारत आया था। उसके बाद आपको छोटी छोटी लाइनें और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको याद रखना है मार्को पोलो। ये रहा मार्को पोलो, ये कहाँ का यात्री था, इतालवी यात्री था ये एक इतालवी यात्री था, और 1292 में भारत के कोरोमंडल तट पर आया था। कोरोमंडल यानी कि केरल के तट पर आया था। ठीक है, 1292 में भारत के कोरोमंडल तट पर आया था। और ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये पांड्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये भी आप याद रखना, पांड्य राजाओं के शासनकाल में ये भारत आया था। अब बात कर लेते हैं इब्न बतूता कहाँ का शासक था, तो ये इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था। मोरक्को का रहने वाला था, और ये कब भारत में आया था, तो ये मोरक्को जो माफ़ कीजिएगा, ये जो इब्न बतूता था ये 14वीं शताब्दी में भारत में आया था। 14वीं शताब्दी में ये है जो भारत आया था। और जो ये इब्न बतूता था इसका जन्म कब हुआ था, तो 1304 में इसका जन्म हुआ था। ये भी आप याद रखना, 1304 में इसको जन्म हुआ था। और किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इन तीनों जो है यात्रियों के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये जो फाहियान था ये चीन का यात्री था भाई, ये भी याद रखना। ऑप्शन नंबर ए में जो है ये फाहियान जो था ये चीन का यात्री था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है, तो ये पूछा गया है। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी जो है परत का निर्माण करते हैं। इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो इन प्रोटीनों को कहा जाता है एंटीबॉडीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को क्या कहा जाता है, तो मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस जो है इनको बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ होता था, तो मध्ययुगीन जब भारत था तो उसमें कारखाना शब्द का क्या मतलब होता था, तो उसमें कारखाने शब्द का मतलब होता था शाही कार्यशाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन क्वेश्चनों को मैं बता क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि इनमें बताने लायक कुछ है नहीं। और साइंस के भाई आप खुद देख लेना, साइंस का
जो है आप देख लेना, और मैं हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बताते हुए चलूंगा। और ये जो मध्ययुगीन भारत कारखाना शब्द है, इसका मतलब शाही कार्यशाला होता है। इस क्वेश्चन के अंदर बताने लायक इतनी कोई जानकारी है नहीं, वैसे ही वीडियो 1 घंटे के आसपास हो जाता है। अगर मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में बताता चलूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपके लिए जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाला जो है ये जो वीडियो हो जाएगा। इसीलिए जितनी जानकारी आपको देनी जरूरी है उतनी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। 20 में बोला गया भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह किस राज्य में स्थित है। तो भारत की जो सबसे बड़ी पवन चक्की है ये किस राज्य में अवस्थित है, तो ये अवस्थित है डी यानी कि तमिलनाडु राज्य में भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की है। इसके बारे में आपको ये याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में अवस्थित है। चलिए एग्जैक्ट लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, कन्याकुमारी। और इसकी मेगावाट क्षमता कितनी है, तो 15,000 मेगावाट क्षमता है इसकी। तो इसकी क्षमता भी याद रखना, 15,000 मेगावाट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया है आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है। तो आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पाद जो होते हैं उनका मात्रात्मक अध्ययन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्वाववचियोमेट्री जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है। तो जो मानव जो है आंख के द्वारा, जो मानव की आंख होती है वो ग्रहण किए गए प्रकाश, जब वो प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करती है उस मात्रा का मापन क्या कहलाता है। तो उस मात्रा का जो मापन है वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए फोटोमेट्री जो है वो उसका मापन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन जो है अनिवार्य बना दिया गया। तो भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सभी घरों के अंदर जो है, घरों के ऊपर जो है रूफटॉप वर्षा जल, जिसके मतलब छतों के ऊपर जो है ऐसी एक प्रक्रिया बना दी है जिसके अंदर जो है वर्षा की बूंदे जो है, वर्षा का पानी जो है इकट्ठा हो जाएगा जिसको बाद में जो है यूजेबल किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा राज्य है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु राज्य के अंदर जो है राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन जो है वो अनिवार्य बना दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन नंबर 24 में 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला। तो दीवानी अधिकार जो है सबसे पहले आपको ये याद रखना है दीवानी अधिकार क्या होते थे। तो दीवानी अधिकार ये होते थे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई राज्य है, फॉर एग्जांपल बम्बई राज्य होगा, अगर अंग्रेजों को बम्बई राज्य का दीवानी प्राप्त हो गया तो इसका मतलब ये था कि जो बम्बई राज्य का राजस्व था यानी कि टैक्स था उसकी जो है अनुमति उनको मिल गई थी, यानी कि बम्बई से राजस्व यानी कि टैक्स वसूलने का जो अधिकार है वो मिल गया था अंग्रेजों को। और ये उनके लिए जो है काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी 1765 में। तो चलिए बात कर लेते हैं 1765 में दीवानी अधिकार जो है अंग्रेजों को किस राज्य में मिला था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है ये इनको मिल गई थी। और ये दीवानी इनको किसने दी थी, तो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। तो ये मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे इन्होंने ही 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। दीवानी का मतलब था कंपनी को इन तीनों ही राज्यों से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ दीवानी का मतलब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 25 में कहा गया उत्तरी पूर्वी भारत, जो ये भारत है हमारा, ये थोड़ा सा नक्शा मुझसे ठीक नहीं बना, आप देख लेना कोई बात नहीं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है, हमारा जो नॉर्थ वेस्ट राज्य है, इस साइड के जो राज्य है इसके अंदर जो झूमिंग खेती होती है इसको क्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो झूम कृषि जो है इसको बोला जाता है। और झूम कृषि क्या होता है, झूम कृषि का अन्य नाम भी है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित
इस स्थानांतरित कृषि के अंदर क्या होता है, जो आदिवासी लोग होते हैं जंगल के किसी एक हिस्से को जो है जहाँ पे पेड़ उगे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पेड़ यहाँ पे उगे होते हैं जंगल के अंदर, ठीक है, जंगल के अंदर काफी सारे पेड़ उगे होते हैं, इन सभी पेड़ को जैसे कि एक हिस्सा इन्होंने चूज कर लिया आदिवासी लोगों ने, अब इस हिस्से को जो है पेड़ों को साफ कर देंगे, यहाँ के पेड़ों को साफ कर देंगे और फिर यहाँ पे जो है खेती करेंगे, यहाँ पे जो है खेती करेंगे वो, तो इस हिस्से में जो है खेती कर लेंगे, इसी को जो है फिर बाद में कुछ टाइम के बाद जो है इस हिस्से को छोड़ के किसी और हिस्से में ऐसे ही खेती करेंगे, इसी कृषि को जो है स्थानांतरित कृषि जो है वो बोला जाता है। तो पूर्वी भारत में जो है, पूर्वी उत्तर भारत में जो है झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है, झूम कृषि बोला जाता है, जिसका अन्य नाम है स्थानांतरित कृषि। अब जो है झूम कृषि और जो स्थानांतरित कृषि अदर जो स्टेट है भारत के अंदर, उनके अंदर जो है उनके अलग अलग नाम है, मैं बता देता हूं। जैसे कि उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा के अंदर क्या बोला जाता है, तो उड़ीसा के अंदर जो है पोडू बोला जाता है। उसके बाद पश्चिमी घाट के अंदर कुमारी बोला जाता है, पश्चिमी घाट में क्या बोला जाता है, कुमारी बोला जाता है। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में क्या बोला जाता है, राजस्थान की साइड क्या बोला जाता है, ये वालरे बोला जाता है। तो ये कुछ अन्य नाम है राज्यों के, आप थोड़ा सा इनके बारे में भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। तो लघु दौड़ बिल्कुल दौड़ से संबंधित है, रिले बिल्कुल संबंधित है, मैराथन बिल्कुल संबंधित है, ताइक्वांडो नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दौड़ वाली प्रतियोगिता कौन सी हो जाएगी, नहीं है, ताइक्वांडो हो जाएगी। लघु दौड़, रिले और मैराथन ये तीनों ही दौड़ यानी कि रनिंग से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले भाई 1901 साल जो है यह याद रखना, साल 1901, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, डिगबोई और नहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। असम के अंदर अवस्थित है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और डिगबोई की जो स्थापना है साल 1901 में की गई थी। ये क्वेश्चन आपको बेहद जरूरी है, याद रखना है, हर तीसरे चौथे वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डिगबोई जो तेल क्षेत्र है ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है या फिर इसकी स्थापना कब की गई थी, दोनों याद रखना। असम राज्य में 1901 में स्थापना की गई थी। पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तो पीडीएस योजना को जो है पीडीएस के रूप में कब गठित किया गया था, तो कब गठित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1997 में जो है इसको पुनर्गठित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। तो शुष्क रेगिस्तान क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अटाकामा मरुस्थल है ये शुष्क रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। पेटागोनिया मरुस्थल कहां पर है, तो दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा पेटागोनिया मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। और दक्षिण अमेरिका में कहां पर है, अर्जेंटीना और चिली में। चलिए शब्द शहर आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा। तो पेटागोनिया मरुस्थल जो है ये कहां पर अवस्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका के ये माफ कीजिएगा दक्षिण अमेरिका के चिली और जो है अर्जेंटीना में अवस्थित है। उसके बाद अटाकामा मरुस्थल कहां पर है, तो अटाकामा मरुस्थल भी जो कहां पर है, अटाकामा मरुस्थल हो जाएगा अपना दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद थार मरुस्थल कहां पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत के अंदर। सहारा मरुस्थल हो जाएगा अफ्रीका के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, एल्पीकल्चर, ऑर्बेरी कल्चर, सिल्वी कल्चर या फिर सेरी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है, यानी कि रेशम फाइबर के जो उत्पादन के लिए रेशम कीड़े पाले जाते हैं वो सेरीकल्चर के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा, जो एपीकल्चर है ये किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, तो एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद जो एपीकल्चर हो गया ये मधुमक्खी पालन से हो गया। ऑर्बेरी कल्चर जो हो गया ये किसके उत्पादन से है, तो ऑर्बेरी कल्चर वृक्षों और झाड़ियों से। ये हो जाएगा वृक्षों और झाड़ियों से। उसके बाद जो है ये आप याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद जो है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध के बारे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो है इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है, चौधरी छोटू राम को जो है इसके जनक के रूप में जाना जाता है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये कहाँ पर है, सतलुज नदी पर अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में है ये भाई, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई भी चलो याद रख लेना, वैसे तो पूछता कम ही है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 225.55 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और यह बांध जो है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त सरकार का एक प्रोजेक्ट है। तो ये किस किस का है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, संयुक्त प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा संयुक्त प्रोजेक्ट हो जाएगा इनका। और इस बांध के निर्माण से, मतलब ये जो बांध था भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण से जो है गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ था। तो इस बांध से किस झील का निर्माण हुआ, गोविंद सागर झील का जो है निर्माण हुआ था। और इसका जो कार्य है कब शुरू हुआ था, 1948 में इसका कार्य शुरू हुआ था। कार्य शुरू कब हुआ, 1948 में इसका कार्य शुरू हुआ था। और 1963 में यह बनकर तैयार हुआ। तैयार कब हुआ, 1963 में जो है यह बांध जो है बनकर तैयार हो गया था। और इसका जो श्रेय है वो चौधरीराम छोटू को जाना जाता है। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, जिसके इसके जनक के रूप में चौधरी छोटू राम को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया, सभी जानते हैं, केरल के तट पे ये आया था। और कही सुनी बातें ये सारी आपको जानते हैं। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, गोवा के तट पे आया था, मैं केरल बता गया, माफ़ कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहा जाता है, रोडोफाइसी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। लाल शैवाल किसे कहते हैं, तो रोडोफाइसी को जो है लाल शैवाल बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो माफ़ कीजिएगा ये अफ्रीका के अंदर हो जाएगा। जो एटलस पर्वत है, क्वेश्चन नंबर 34 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो एटलस पर्वत है ये पश्चिमोत्तर अफ्रीका में स्थित है। और यह पर्वत श्रृंखला है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देश में फैली है। 3 देशों में फैली है भाई पर्वत श्रृंखला। कौन कौन से देश में फैली है, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया। तो इन 3 देशों के अंदर जो है ये एटलस पर्वत श्रृंखला जो है फैली हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसकी ऊंचाई भी याद रखना, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 4167।
मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना हुई है? तेलंगाना की हुई है। तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना राज्य की जो है स्थापना हुई है। कब हुई थी? ये हुई थी 2014 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, जून में हुई थी। जून तारीख क्या हुई थी भाई, 1 या 2 जून थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा अभी। जून 2014 में जो है तेलंगाना की स्थापना हुई थी। हैदराबाद इसकी राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। स्टार्टिंग में जब ये हैदराबाद, माफ़ कीजिएगा, ये जो तेलंगाना बनाया गया था 10 साल के लिए जो है हैदराबाद को इन दोनों की राजधानी बनाया गया था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। बट 10 साल के बाद जो है हैदराबाद परमानेंट तेलंगाना की राजधानी हो गई और जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है उसको अमरावती बना दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया 36 में निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट जो है किसको बोला जाता है? मेथेनॉल को जो है वुड स्प्रिट बोला जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको ऐसे ही पूछा जाता है रेलवे और एसएससी के एग्जाम में। वुड स्प्रिट किसको बोला जाता है? तो वुड स्प्रिट बोला जाता है मेथेनॉल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इतना पढ़ा चुका हूँ, मुझे तो याद हो गया, आई होप आपको भी याद हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये इनके अंदर इनका लक्ष्य क्या होता है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इनका लक्ष्य होता है। किस अनुच्छेद के अंदर ये पाए जाते हैं? 36 से 51 के अंतर्गत जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है। जन संपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं? जिसको कैग भी बोला जाता है। अभी वर्तमान में न्यू कैग भी बनाए गए हैं, अभी 1 या 2 दिन पहले की बात है। आप मुझे ये बताना न्यू कैग कौन बनाया गया है कमेंट सेक्शन में। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आते हैं कैग, CAG। ठीक है, और ये इनको हिंदी में बोला जाता है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा है? तो ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आंसर भी आपको दिख ही गया होगा, कोई बात नहीं, तैराकी इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुनर्गठित जो है किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 में बोला गया तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक ने की थी? कहाँ है गयासुद्दीन तुगलक? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और जो है गाजी मलिक, इन दोनों का ही नाम था, गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक कहिएगा। कब स्थापना की थी? 1320 में इसकी जो है स्थापना की थी। और ये जो वंश है कब से कब तक चला था? तो 1320 से लेकर 1414 तक जो है ये वंश जो है चलता रहा था। इसके कुछ महान जो हैं सम्राट हुए हैं, मतलब जो दिल्ली सल्तनत के हैं। गयासुद्दीन तुगलक हो गया, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक हो गया। उसके बाद आपको मोहम्मद बिन तुगलक भी देखने को मिलेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद आपको फिरोज शाह तुगलक मिलेंगे। ठीक है, बाकी भी राजा हुए, लेकिन ये जो 3 है यही इंपॉर्टेंट इसके जो है वंश के जो है महान सम्राट हुए हैं। गयासुद्दीन तुगलक जिसने इस वंश की नींव डाली थी 1324 में। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक था, ये काफ़ी सुशिक्षित व्यक्ति था, मतलब दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था, बट ये एक शंकी इंसान भी था। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने जो कुतुब मीनार था इसकी अंतिम चौथी और 5वीं मंजिल बनवाई थी। और जो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका जो अंत है, मतलब जो पूरी बिल्डिंग बनाई थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो जो है मर गए थे, तो वो बिल्डिंग पूरी नहीं उसकी, उस बिल्डिंग को जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने जो
कुतुब मीनार था, इसके अंदर इसके ऊपर जो है चौथी पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारी पट्टू की उत्पत्ति हुई है। कर्नाटक में नहीं हुई, आंध्र प्रदेश में नहीं हुई, केरल में नहीं हुई, केरल में हुई है भाई। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 43 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कलारी पट्टू जो है वो केरल का है। उसके बाद जो और भी थी यार, एक और दो थी। पंजाब की मार्शल आर्ट कौन सी है, गटका हो जाएगी। और जो तमिलनाडु की है वो कौन सी हो जाएगी, सिबम्बलम हो जाएगी। ये थोड़ा सा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सिबलम्बम। ये एक मार्शल आर्ट है, ये तमिलनाडु की हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता, जो आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हेलेंसिंकी में जो आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना जो पहला व्यक्तिगत पदक जीता था, ये गेम्स जो है कहाँ हुए थे, हेलेंसिंकी में जो ये गेम्स आयोजित हुए थे। उसके बाद मैं इनके बारे में बता चुका हूँ। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में शुरुआत हुई थी। शीतकालीन जो खेल हैं इनकी शुरुआत 1924 में हुई थी। और जो समर यूथ ओलंपिक है इनकी शुरुआत 2010 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ऑब्वियसली अभी ऊपर बता चुका हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और जो इस बिल्डिंग का निर्माण है वो किसने किया था, अंतिम इल्तुतमिश ने किया था। चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण है वो किसने किया था, तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित की थी। तो ये देवगिरी ले गया था भाई। जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देवगिरी जो है ये स्थानांतरित ले गया था। तो ये एक पढ़ा लिखा तो सुल्तान था, लेकिन काफ़ी शंकी इंसान भी था। और ये जो है इसके मरने के बाद जो है ऐसा लिखा गया था कि भाई राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। इतने लोग इससे जो है परेशान थे। और जो है इसने राजधानी को परिवर्तन किया था। तो ऐसा माना जाता है लोगों का, उस समय जो है लोगों को दंड या फिर परेशान करने के लिए इसने दिल्ली से जो है देवगिरी को राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। और लोग इसे जो है गाली से भरे हुए पत्र जो है वो भेजते थे। ऐसे लोगों की बारे में, ऐसे लोगों के मन में इसके बारे में सोच थी। इसीलिए इसके मरने के बाद लोगों ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। 3-4 अभियान भी थे इसके, जैसे कि इसने जो है डुप्लीकेट या फिर कहते हैं ना कि नकली मुद्रा का प्रचलन करवा लिया गया था। जैसे कि सोने की जो वो होती है, मतलब छोटी सी धातु को बड़ा बना दिया था इसने। और जो है कुछ अभियान इसने भारत के बाहर किए थे, जबकि खुद का राज्य इससे संभल नहीं रहा था। ऐसी जो है इसने नीतियाँ ही अपनाई थी, जिससे जो है ये ज़्यादा नहीं चल सका था। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेंटूरी मीटर जो है इसको बोला जाता है। 48 में कहा गया 18वें एशियाई खेलों निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर नहीं था। तो 18वें एशियाई जो खेल थे उनका शुभंकर नहीं था। तो क्या नहीं था, क्वेश्चन नंबर 48 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये बोरो बी जो है ये शुभंकर नहीं था। 49 में कहा गया है फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो फूलों का मादा प्रजनन अंग होता है ये कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयांग जो है ये मादा प्रजनन अंग होता है फूलों के अंदर। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का।
लास्ट क्वेश्चन बोला गया, भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? तो किसके संबंध में जो है आदेश जारी कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल मौलिक अधिकारों के रूप में जो है ये आदेश जारी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन थे जो हमने आज के पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया। पार्ट नंबर 13 जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस वीडियो सीरीज की जितनी भी PDF है वो बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।